हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक भोज्य पदार्थ में कम से कम 80 मात्रक विटामिन ए और 100 मात्रक खनिज होना चाहिए। मतलब कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। तो जो देखो यहाँ से समझ में आ रहा है कि जो भी अपने पास रैखिक प्रोग्रामन समस्या में असमीकाएं बनेगी ना, उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह आने वाला है। ठीक है, कम से कम दो प्रकार के भोज्य F1 और F2 उपलब्ध है। भोज्य F1 की लागत 4 रुपए प्रति मात्रक और भोज्य 2 की लागत, यहाँ पे समझ लेना भोज्य 2 की लागत, या यहाँ पे इस तरह से बोल रखा है कि F2 की लागत, ये भोज्य दे रखा है F2 की लागत 5 रुपए प्रति मात्रक है। भोज्य F1 की एक इकाई में कम से कम 3 मात्रक विटामिन ए और 4 मात्रक खनिज है। F2 की प्रति इकाई में कम से कम 6 मात्रक विटामिन ए और 3 मात्रक खनिज है। इसको एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या के रूप में सूत्रबद्ध कीजिए और उस आहार का न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए जिसमें इन दो भोज्यों का मिश्रण, उसमें न्यूनतम पोषक तत्व हो। ठीक है, तो मतलब पोषक तत्व न्यूनतम हो, इसका मतलब वो है जो भी अपने पास बनाने वाला है ना, उसकी लागत कम होने वाली है। तो प्रश्न जो भी दे रखा है अपने पास, पहले तो इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा में देखो, पहली चीज, ये जो प्रश्न दे रखा है रैखिक प्रोग्रामन समस्या से दिया गया है। रैखिक प्रोग्रामन समस्या में कुछ व्यवरोध होते हैं। इन व्यवरोधों से जो संगत हल क्षेत्र है उसका निर्माण करना पड़ता है और कोणीय बिंदुओं का कोणीय बिंदु ज्ञात करने होते हैं। कोणीय बिंदुओं को हम रखते हैं किसमें? उद्देश्य फलन में। उद्देश्य फलन में जिस कोणीय बिंदु का मान न्यूनतम प्राप्त हो जाता है वह उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण कहलाता है, और जिस कोणीय बिंदु पर हमें उद्देश्य फलन का मान अधिकतम प्राप्त होता है वह उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण कहलाता है। तो देखो उद्देश्य फलन कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखो न्यूनतम और अधिकतम की बात करी गई है, वही अपने पास उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण या अधिकतमीकरण होगा। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि उद्देश्य फलन जो भी आएगा, उद्देश्य फलन उसका होगा न्यूनतमीकरण। उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में क्या बोला गया है? दो प्रकार के भोज्य दे रखे हैं और भोज्यों में हम लोग अपनी तरफ से मान लेते हैं कि कितना केजी हम लोग बनाने वाले हैं। तो बोलेंगे भोज्य F1 में, माना भोज्य F1 के x मात्रक व भोज्य F2 के y मात्रक है। ये मात्रक मैंने मान लिए। अब उसके बाद में देखो, जो भी मैंने भोज्य 1 और भोज्य 2 के लिए लिया है, उसमें ये तो नहीं कर सकता कि ऋणात्मक मात्रक ले ली। ये हमेशा या तो 0 से बड़े होंगे या 0 के बराबर होंगे। इसी तरह y का मान भी 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। देखो ऋणेतर व्यवरोध तो अपने को मिल गए। उसके बाद में उद्देश्य फलन पे चल लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि देखो पहले तो मैं विटामिन ए और विटामिन बी के लिए व्यवरोध का निर्माण कर लेता हूँ। विटामिन ए के लिए विटामिन ए देखो, भोज्य एक में देख लेते हैं। भोज्य F1 में यहाँ पे तो ये तो लागत आ गई, और F1 की एक इकाई में कम से कम 3 मात्रक, तो 3x और यहाँ पे देखो F2 में 6 मात्रक दे रखा है, तो यहाँ पे 6y, ये बड़ा या बराबर किसके हो जाएगा? देखो कितने दे रखे हैं विटामिन ए के 80 मात्रक दे रखे हैं कम से कम। और इसी तरह जो खनिज है, दूसरा खनिज है, तो खनिज के लिए भी हम लोग व्यवरोध बना लेते हैं। इसमें देखो F1 में कितना दे रखा है? F1 में आप देख सकते हो कि 4 मात्रा खनिज के हैं, तो 4 गुना में x, और यहाँ पे F2 में कितना है? 3 मात्रा खनिज है, तो ये 3 गुना में y, और कम से कम कितने मात्रक होने चाहिए? 100 मात्रक होने चाहिए, तो बड़ा या बराबर है 100 के। अब उसके बाद देखो उद्देश्य फलन, यहाँ पे लागत फलन हो जाएगा। लागत फलन जो कि कितना दे रखा है, यहाँ पे z इसको मान लेते हैं, और ये बराबर हो जाएगा। देखो अब बोला है कि F1 की लागत 4 रुपए प्रति मात्रक, F2 की लागत 5 रुपए प्रति मात्रक, तो ये बन जाएगा 4x प्लस 5y। ये अपने पास उद्देश्य फलन बन गया। तो आगे बढ़ते हैं और अब व्यवरोधों को हल करते हैं। तो व्यवरोधों में सबसे पहले व्यवरोध है x बड़ा या बराबर है 0 के और y बड़ा या बराबर है 0 के। इसका मतलब ये है कि जो भी अपने पास अपना संगत हल क्षेत्र आने वाला है वो प्रथम चतुर्थांश में आने वाला है, क्योंकि इनको प्राथमिक व्यवरोध या ऋणोत्तर व्यवरोध कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश। उसके बाद जो बच गए व्यवरोध उनको भी उठाए के लाते हैं। ये अपने पास है 3x प्लस 6y बड़ा या बराबर है 80 के। इसको लिखेंगे 3x प्लस 6y बड़ा या बराबर है 80 के। इसमें देखो 3 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 80 में 3 का भाग नहीं जाता है। अब इसका हल क्षेत्र निकालने के लिए पहले इसको समीकरण में बदलना पड़ेगा। समीकरण बन जाएगा 3x प्लस 6y बराबर में 80, और इससे मेरे को क्या मिलेगा? दो बिंदु मेरे को निकालने हैं। पहला x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान कितना मिलेगा? y का मान मिलेगा 40/3 के बराबर। इसी तरह जब मैं y बराबर 0 रखूंगा तो x का मान मिलेगा मेरे को 80/3 के बराबर।
80/3 के बराबर। तो यहाँ से तो मेरे को बिंदु मिल गया 0,40/3 के बराबर, और यहाँ से मेरे को बिंदु मिल गया 80/3, 0 के बराबर। तो देखिए आगे बढ़ते हैं और अगले व्यवरोध की बात कर लेते हैं। अगला व्यवरोध दे रखा है 4x + 3y बड़ा या बराबर है 100 के। तो इसको लिखेंगे 4x + 3y बड़ा या बराबर है 100 के। इसको भी पहले समीकरण में परिवर्तित करेंगे। समीकरण बन जाएगा 4x + 3y बराबर में 100। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान कितना मिल जाएगा 100/3 के बराबर, और जब y बराबर में 0 रखेंगे तो x का मान कितना मिल जाएगा 100/4 मतलब 25 के बराबर। अब देखो इनका मान ये कोणीय बिंदु किसके बराबर है 0,100/3 के बराबर, और ये कोणीय बिंदु कितना है 25,0 के बराबर। अब देखो इनका लगभग मान भी हम लोग ले लेते हैं। 40/3 को मैं देख लेता हूं, तो हम लोग जानते हैं 13 या 39 होता है, और 13.33 ये 40/3 का मान हो जाएगा। लिख देते हैं 40/3 का मान, और ये इसका दुगना हो जाएगा, मतलब कि 13 दूनी 26, 26.66 के बराबर किसके बराबर हो जाएगा 80/3 का मान। और इसी तरह 100/3 का भी देख लेते हैं, तो देखो 33.33 के बराबर ये हो जाएगा किसका 100/3 का मान। अब देखो अब हम बना लेते हैं यहाँ पे जो प्रथम चतुर्थांश में कार्तीय तल बनाना है, तो इसमें धनात्मक y अक्ष आना है और धनात्मक x अक्ष आना है। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष को y अक्ष और क्षैतिज अक्ष को x अक्ष। अब इसमें बिंदु देख लेते हैं, सबसे छोटा वाला कौन सा है, सबसे छोटा वाला यहाँ पे 13.33 है। तो 13.33 कहाँ आ रहा है y अक्ष पे आ रहा है, तो इसको y अक्ष पे डालते हैं 0,40/3। यहाँ पे बोल देते हैं ये 0,40/3 है, ए बिंदु, इसको बोल देते हैं 0,40/3 के बराबर। फिर इससे बड़ा देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे ये 26.66 है, लेकिन इससे छोटा अपने पास 25 है। ये x अक्ष पे आने वाला है, तो मान लो कि ये अपने पास बिंदु B है, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 25,0 के बराबर। अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आगे क्या बोला गया है 26.66, तो 26.66 वापस से अपने पास x अक्ष पे बोला गया है, तो ये x अक्ष पे रखेंगे तो यहाँ पे कुछ मिलेगा, सी बिंदु इसको बोल देंगे। इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे 80/3, 0 के बराबर। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये 0,100/3 मतलब 33.33 है, इसको रखेंगे y अक्ष पे 0,100/3। मान लो कि यहाँ पे आ गया, इसको डी बिंदु बोल देते हैं 0,100/3, इसके निर्देशांक हो जाएंगे। ये मैंने बता ही दिया है कितने के बराबर होगा, मतलब लगभग मान देख लिया हमने। अब उसके बाद में देखो रेखाओं का निर्माण करता है दो बिंदुओं को मिलाते हुए, तो ये 0,100/3 और 25,0 को मिलाते हैं, तो अपने पास पहली रेखा का निर्माण हो जाता है। ये अपने पास पहली रेखा हो गई, और इसका समीकरण भी मैं उठा के ले आता हूँ। यह है 4x + 3y बराबर में 100। यह है 4x + 3y बराबर में 100, इस तरह से बन जाएगा। अब उसके बाद में देखो इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए भी एक रेखा बनने वाली है, तो ये दूसरी अपने पास रेखा बन गई। इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे, और ये अपने पास रेखा का समीकरण हो गया। रेखा का समीकरण क्या है अपने पास 3x + 6y बराबर में 80। इसको भी रखेंगे 3x + 6y बराबर में 80। अब उसके बाद देखो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम संगत हल क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो पहला है अपने पास 4x + 3y बड़ा या बराबर है 100 के। तो इसमें हम देखेंगे कि मूल बिंदु संतुष्ट करवाएंगे तो संतुष्ट नहीं कर पाता है, तो मूल बिंदु के दूसरी तरफ वाला भाग इसका हल क्षेत्र हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हम इस तरह से भी देखेंगे कि दूसरा 3x + 6y बड़ा या बराबर है 80 के, ये दूसरी असमीका है। इसमें मूल बिंदु संतुष्ट करवाएंगे, संतुष्ट नहीं करता है तो मूल बिंदु की दूसरी तरफ वाला भाग इसका हल क्षेत्र हो जाएगा। x अक्ष के ऊपर की तरफ रहेगा, y अक्ष के दाईं तरफ रहेगा। मतलब जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है ना, वो इसका ये जो अपरिबद्ध क्षेत्र है ना, ये वाला उभयनिष्ठ हल क्षेत्र हो जाएगा। जो इसमें रेखा स्पर्श हो रही है वो भी इसके हल क्षेत्र में शामिल होने वाली है, और साथ ही साथ यही इसका संगत हल क्षेत्र बनने वाला है। अब इस संगत हल क्षेत्र में हम लोग देख लेंगे कि कोणीय बिंदु क्या क्या आ रहे हैं। कोणीय बिंदु जो आएंगे उन कोणीय बिंदुओं को हम रखेंगे उद्देश्य फलन में, और मान निकालेंगे किसका मान अधिकतम होता है किसका मान न्यूनतम होता है। वो पहले कर लेते हैं, उसके आगे का एक प्रोसेस और रहता है अब अपरिबद्ध क्षेत्र में, वो हम लोग करके बताएंगे आगे भी। देखो पहली चीज इसमें जो कोणीय बिंदु है वो एक तो हो गया C, एक हो गया D। एक इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा, तो प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे, यहाँ से देख सकते हैं। पहला समीकरण अपने पास कितना है, पहला समीकरण है 3x + 6y बराबर में 80, ये दे रखा है। अब उसके बाद देखो दूसरा समीकरण, इसको दुगना करके इसमें से घटा देंगे, तो 4 दूनी 8 के बराबर हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे देख लेते हैं इसका दुगना 200 के बराबर हो जाएगा। घटाएंगे तो देखिए विलोपन विधि इसमें लगा रहे हैं, ऋणात्मक हो जाएंगे। यहाँ पे -5x बचेगा, और दूसरी तरफ माइनस का 120 बचेगा। 24 पंजे 120 होता है, तो x का मान तो 24 के बराबर आ गया, और y का मान भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो 24 चौक 96 प्लस 3y बराबर हो जाएगा किसके 100 के। यहाँ पे x 3y का मान कितना हो जाएगा, 3y का मान देखो देखिए
100 माइनस 96 ये कितना बच जाएगा 4 के बराबर। तो y का मान कितना बचेगा 4/3 के बराबर। तो यहाँ पे रखेंगे कि x का मान तो 24 आ गया और y का मान यहाँ पे ई बिंदु इसको मान लेंगे 24,4/3 इसके निर्देशांक हो जाएंगे। अब इन बिंदुओं को रखेंगे दूसरी तरफ। तो दूसरी तरफ अपने पास जो कोणीय बिंदु है वो क्या क्या आ गया, एक तो डी एक तो सी आ गया। सी के निर्देशांक किसके बराबर है 80/3 0 के बराबर। फिर डी बिंदु आ जाएगा, डी बिंदु के निर्देशांक अपने पास 0,100/3 के बराबर, इसको भी रखेंगे 0,100/3 के बराबर। फिर एक बिंदु ई आ गया, इसके निर्देशांक कितने हैं 24,4/3 के बराबर, 24,4/3 के बराबर। उद्देश्य फलन को भी उठा के लाते हैं। उद्देश्य फलन क्या निर्मित किया था हमने 4x + 5y के बराबर, तो इसको भी लिखेंगे z बराबर में 4x + 5y के बराबर। अब उद्देश्य फलन पे मान निकालेंगे हर एक कोणीय बिंदु का। तो z बराबर यहाँ पे कितना बन जाएगा, देखो 8 चौक 32, 320/3 के बराबर। यहाँ पे भी देख लेते हैं z बराबर में ये रखेंगे तो 100 पंजे 500/3 के बराबर। और यहाँ पे रखेंगे z बराबर में 24 चौक 96 प्लस 5 चौक का 20/3, इसको आगे हल करते हैं तो ये कितना बन जाएगा, देखो 36 18 और यहाँ पे देखिए 9 तिया 27, 36 18 और 9 तिया 27 और 27 और 1 28, 288 प्लस 20/3, इसको आगे हल करते हैं तो ये देखो एक तो 8 बन जाएगा, 8 और 2 10 के बराबर बन जाएगा, 2 और 1 3 के बराबर, 308/3 के बराबर। अब देख लेते हैं न्यूनतम निकालना है या अधिकतम। तो प्रश्न में हमें न्यूनतम की बात करी गई है, तो इसमें देख लेंगे सबसे न्यूनतम कहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर सबका तीनों का समान है, तो न्यूनतम अपने पास 308/3 मिल रहा है। अब देखो अपरिबद्ध क्षेत्र है तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये जो न्यूनतम मान हमने निकाला है ये वास्तव में न्यूनतम है या नहीं। तो इसके लिए उद्देश्य फलन के ऐसे असमीका बनानी पड़ेगी। उद्देश्य फलन है 4x + 5y और न्यूनतम है तो असमीका न्यूनतम के लिए बनेगी। और यहाँ पे किससे न्यूनतम करना है, हमें 308/3 से न्यूनतम करना है। तो देखिए इससे क्या करेंगे, यहाँ पे अपने को पहले तो इसका रेखा का निर्माण करेंगे तो अपने पास समीकरण क्या बन जाएगी 4x + 5y बराबर में 308/3 के बराबर ये बन जाएगा। अब देखो एक बिंदु तो अपने को क्या मिल गया 24,4/3 के बराबर, मतलब इस बिंदु से तो ये असमीका गुजरने वाली है, रेखा गुजरने वाली है। और इसके अलावा और हम जब देखो एक बिंदु मिल गया कौन सा 24,4/3 के बराबर। अब जब मैं x बराबर 0 कर देता हूं तो y का मान कितना मिलेगा 308/15 के बराबर। और इसी तरह जब y बराबर 0 कर देता हूं तो x का मान कितना मिलने वाला है, x का मान मिलने वाला है 308/3 चौक 12 के बराबर। अब देखो कुल मिला के अपने इसको मान निकालना है तो 308/15 किसके बराबर होने वाला है, 308/15 हो जाएगा 20.5 के बराबर, 20.5 के बराबर। और 308/12 भी देख लेते हैं ये किसके बराबर होने वाला है, ये 25.6 के बराबर होने वाला है। तो यहाँ पे इनको बिंदुओं को निर्धारित करेंगे। देखो पहली चीज एक बिंदु तो हमें निकालना है कि ई बिंदु से गुजरेगा। और दूसरा हमें ये बोला गया है कि एक्स अक्ष पे तो कितना आ रहा है, एक्स अक्ष पे अपने पास आ रहा है ये देखो 25.6 के बराबर। तो 25.6 कहाँ पे आ जाएगा, ये 25 के बिल्कुल आसपास में, ठीक है। और उसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं क्योंकि ये 26.6 ही तो है। और तो ये बिल्कुल थोड़ा सा आगे ले लेते हैं इसको 25.6। उसके बाद में देखो y पे कितना आ रहा है 20.5 के बराबर। तो देखो ये 40/3, ये 13.33 था और ये 26.33 था। तो इनके बिल्कुल मध्य में ले लेते हैं और इन दोनों बिंदुओं को मैं मिला दूंगा। तो इस तरह से अपने पास ये जो रेखा आएगी ना वो ये रेखांकित रूप में रखेंगे बीच बीच में काट काट के, क्योंकि जो भी अपने पास असमीका बनने वाली है उसके हल क्षेत्र में वो रेखा शामिल नहीं होने वाली, क्योंकि असमीका के चिन्ह यहाँ पे असमीका के चिन्ह के साथ बराबर का चिन्ह मौजूद नहीं है। तो इसका हल क्षेत्र निकालेंगे, मूल बिंदु इसमें संतुष्ट करवाएंगे तो संतुष्ट कर जाता है, तो मूल बिंदु की तरफ वाला भाग इसका हल क्षेत्र हो जाएगा। तो इसके हल क्षेत्र की बात करूं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे छायांकित कर देता हूँ। देखो ये अपने पास इसके रेखा के नीचे वाला हल क्षेत्र अपने पास आ जाएगा और रेखा इसमें शामिल नहीं करनी है क्योंकि इसमें को मैंने बीच बीच में से काट दिया है। अब देखो रेखा इसमें शामिल नहीं है तो ये बिंदु भी इसमें शामिल नहीं होने वाला है, और बिंदु इसमें शामिल नहीं होने वाला है तो मतलब जो हमने असमीका बनाई है और जो हमारे पास संगत हल क्षेत्र प्राप्त हुआ है उसमें से एक भी बिंदु अपने को उभयनिष्ठ नहीं मिला है। अगर उभयनिष्ठ नहीं मिला है तो जो अपने न्यूनतम मान प्राप्त हुआ है वही वास्तव में न्यूनतम मान है। अगर मैं बोलूं कि मेरे को जो असमीका बनाई है और जो संगत हल क्षेत्र है इन दोनों में एक भी बिंदु मेरे को उभयनिष्ठ मिल जाता ना तो मैं कहता कि ये न्यूनतम मान नहीं है। तो हम यहाँ पे सीधा लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझ लो कि एक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, तो जो न्यूनतम मान है वही हमारा न्यूनतमीकरण हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि जो भोज्य F1 है उसके तो 24 मात्रक लिए गए हैं और जो भोज्य F2 है यहाँ पे कहेंगे भोज्य F1 के
24 मात्रक व F2 के 4/3 मात्रक लेने पर लागत कितनी मिलेगी? लागत मिलेगी 308/3 रुपए के बराबर रुपए होगी। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।